हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10वीं कक्षा का जो एनसीईआरटी का मैथ है उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास जो है आज ये वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आज नंबर सिस्टम से शुरुआत करके और वास्तविक संख्या तक चलेंगे और देखेंगे कि इस पहले चैप्टर में चैप्टर 1 के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं ये पहला चैप्टर। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे एक काम कीजिए, पहले पूरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग नंबर यानी कि संख्या के बारे में बात करें, नंबर जो है वो अंकों से बना होता है। हम लोग जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 10 संख्या है, अंक है, ये जो 10 अंक है, इसी से सारी संख्याएं जो है वो बनी हुई है। चाहे वो आपके फ़ोन का नंबर हो यानी कि मोबाइल की संख्या हो, आपका गाड़ी का नंबर हो, आपके घर का नंबर हो, वार्ड का नंबर हो, या कोई भी नंबर हो, आपके आने वाले मार्कशीट में जो नंबर आएगा, ये सारी संख्या जो है नंबर वो इन्हीं 10 डिजिट 10 अंकों से ही बनी हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 75 एक संख्या है जो कि 7 और 5 के मिलने से बनी है, ठीक है। वैसे ही फ़ोन नंबर, गाड़ी का नंबर या वार्ड नंबर, ये सारी जो संख्याएं हैं वो इन्हीं अंकों के मिलने से बनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि संख्या की शुरुआत, सबसे स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होती है। तो संख्या की जो सबसे शुरुआत होती है वो होती है प्राकृत संख्या से। तो दोस्तों, हमारी जो पहली संख्या है वो है प्राकृत संख्या। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राकृत संख्या आखिरकार कहते किसको हैं। आप लोगों ने ज़रूर इससे पहले ये पढ़ा होगा कि जो गिनती की संख्या होती है उसी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब आप ज़रा ये बताइए कि गिनती शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से, बिल्कुल। 1, 2, 3, 4, और आप अपने जीवन में जहाँ तक गिन सके 1, 2 से शुरू कीजिए और आप अपने जीवन में जहाँ तक गिन सकते हैं वहाँ तक आप गिनिए। यही गिनती की संख्या है, इसी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे चल के अनंत तक, इन्फिनिट, अनंत तक ये संख्या जो है वो चलती जाती है। अब दोस्तों, अगली संख्या है हमारी, वो है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है ये क्या होती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्राकृत संख्या जो है उसमें अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी तक इसमें शून्य यानी कि 0 शामिल नहीं है। अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो ये संख्या जो है वो बन जाएगी पूर्ण संख्या। बिल्कुल, इसमें हम अगर 0 को शामिल कर दिया जाए, 0 और उसके बाद ये पूरी प्राकृत संख्या अगर लिख दें, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके फिर अनंत तक ये संख्या जो है वो चलती जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगली संख्या जो है हमारी वो है पूर्णांक। ये जो पूर्णांक संख्या है जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है,
और पूर्णांक को इंटीजर्स कहा जाता है। पूर्णांक को समझने से पहले हम लोग एक बार संख्या रेखा को देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अपने पिछले कक्षाओं में संख्या रेखा के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ये हमारी नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा है। दाहिनी तरफ प्लस में 1, 2, 3 और इसी तरीके से ये तीर का निशान बता रहा है कि आप जहाँ तक ले जा सके वहाँ तक ये संख्या जाएगी। ठीक उसी प्रकार बाईं तरफ अगर आते हैं तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और फिर इस साइड आप जहाँ तक जा सके वहाँ तक। इसका मतलब ये है कि अगर हम दाहिने तरफ चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ते जाता है। देखिए 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। वहीं अगर हम बाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या का मान घटते जाता है। जैसे 3 से छोटा है 2, 2 से छोटा है 1, 1 से छोटा है 0 और 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3। बिल्कुल, कोई अगर आपसे ये पूछे कि -500 और 0 में कौन बड़ा है तो बिल्कुल 0 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर 500 रुपया कर्ज है, वहीं पे कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर ना तो कर्ज है और ना ही उसके पैकेट में पैसा है, यानी कि वो 0 पे है, बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं है। फिर भी वो कर्ज वाले व्यक्ति से अच्छा है, क्योंकि जिसके पास 500 कर्ज है वो पहले 500 रुपया कमाएगा, अपना कर्ज चुकाएगा। वहीं पे जो 0 वाला व्यक्ति है वो अगर 500 रुपया कमाएगा तो वो प्लस में चला जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कोई भी माइनस वाली संख्या 0 से, 0 से छोटी होती है। तो यही हमारी जो है पूर्णांक संख्या है। इसमें 0, प्लस में और माइनस में 1, प्लस में माइनस में 2, प्लस में माइनस में 3, इसी प्रकार और भी अनंत तक आप चले जाइए, ये संख्याएं शामिल होती है। तो आपसे अगर पूछे कि पूर्णांक किसे कहेंगे तो आप कहिएगा 0 और सभी संख्या प्लस और माइनस में, है ना। सभी संख्या कहने का मेरा मतलब ये है कि पूर्ण और प्राकृत संख्या जो है वो आनी चाहिए इसमें, ठीक है। वो सभी प्लस में भी और माइनस में भी और साथ ही साथ 0। कोई आपसे पूछे कि क्या 0 पूर्णांक है, बिल्कुल 0 भी क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए उसके बाद हमारी जो अगली संख्या है वो है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। दोस्तों, अगली जो हमारी संख्या परिमेय संख्या है, अब हमसे ये कोई पूछे कि परिमेय संख्या आखिर किसे कहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि बटा के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे ये जो ऊपर वाला p है वो अंश है और q जो है वो हर है। और हर जो है यानी कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी नीचे वाला पद जो है हमारा हर, वो कभी भी जो है 0 नहीं होना चाहिए। तब ये क्या कहलाएगी? तब ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि इसका उदाहरण आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप लिख लीजिए जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए 0। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए 1/2, 0/1, 3, ये भी परिमेय संख्या है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा सकते हैं। -5/2 ये भी परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी पूर्णांक शामिल होंगे। बिल्कुल सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अगर हम चाहे तो उसके नीचे बटा में 1 लगा सकते हैं और उस प्रकार से वो परिमेय संख्या बन जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 0 परिमेय संख्या है, जैसा कि 9th के बुक में है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, तो जी हाँ, बिल्कुल 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम बटा में हर में 1 लगा देंगे और वो परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब हम अगला जो संख्या है वो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों, अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको 2 संख्या और पढ़ा दूँ। वो संख्या कौन कौन सी है? एक है भाज्य संख्या, दूसरी है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आप कहेंगे कि ये दोनों हम लोग क्यों पहले पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसका भी कारण है।
पहले तो हम जान लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने पहले से क्यों पढ़ा। भाज्य संख्या कहते किसको है? जो एक से भाग लगे, खुद से भाग लगे और उसके अलावा भी किसी संख्या से भाग लग जाए, वैसी संख्याएं भाज्य संख्या है। जैसे कि अगर हम 6 को ले तो 6 एक से भी भाग लगता है, खुद 6 से भी भाग लगता है, इसके अलावा 3 से और 2 से भी भाग लगता है। अर्थात 6 जो है वो भाज्य संख्या है, 4 जो है भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है 4। उसके बाद 6, उसके बाद 8, 9, इस प्रकार जो है भाज्य संख्या चलती रहती है। वहीं पे अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए कि अभाज्य संख्या कहते किसको है, तो दोस्तों अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो या तो एक से भाग लगे या खुद से भाग लगे, इसके अलावा वो किसी और संख्या से भाग न लगे और किसी संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्या ही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप गौर कीजिए, क्या 2 एक और खुद 2 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं पे 3, ये भी या तो 1 से विभाजित होती है या खुद 3 से विभाजित होती है, यानी कि स्वयं से विभाजित होती है, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है और ना ही किसी संख्या के पहाड़े में आती है। अभाज्य संख्या का एक गुण है कि वो किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आती है, वो अगर विभाजित होगी यानी कि भाग लगेगी तो या तो 1 से या खुद से। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और इसी प्रकार आगे भी। तो अभी तक हम लोगों ने अभाज्य संख्या भाज्य संख्या समझा। अब हम लोग अपरिमेय संख्या समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो जिसे हम बटा यानी कि PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या ही अपरिमेय संख्या कहलाती है। आप देखिए, हमने जो अभाज्य संख्या यहाँ पे लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस सब के ऊपर यदि रूट लगा दिया जाए, जैसे 2 है इसके ऊपर अगर रूट लगा देते हैं, 3 के ऊपर अगर रूट लगा देते हैं, 5 के ऊपर अगर रूट लगा देते हैं, 7 के ऊपर अगर रूट लगा देते हैं, तो ऐसी संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। अर्थात आपसे कोई पूछे कि अपरिमेय संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो जितनी भी अभाज्य संख्या है सब के ऊपर अगर रूट लगा दिया जाए तो वो संख्या जो है अपरिमेय संख्या बन जाती है। बिल्कुल। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या यानी कि अगर गिनती की संख्या में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। पूर्णांक तो सभी प्लस वाली संख्या, सभी माइनस वाली संख्या और 0 पूर्णांक कहलाएगी, चाहे वो माइनस में कितनी भी हो और प्लस में कितनी भी हो। याद रहे पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वहीं पे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे हम PYQ के रूप में लिख सके यानी कि बटा के रूप में लिख सके, जहाँ पे Q यानी कि नीचे वाला जो पद है Q वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, 1/2 है, 0 है, 0/1 है, 3 है, -5/2 है। ये सारी संख्या जो है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। उसके बाद हम लोगों ने भाज्य संख्या को देखा, जो स्वयं से भाग लगे, 1 से भाग लगे और उसके अलावा भी किसी संख्या से भाग लग जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 6, 8, 9 आगे भी इसी तरीके से। और अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो या तो 1 से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर अभाज्य संख्या पे हम रूट लगा दें तो वो संख्या अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग वास्तविक संख्या की तरफ चलेंगे और वास्तविक संख्या जो है वो उसके अंतर्गत ये सारी संख्याएं जो है शामिल होती है। खास करके परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानेंगे कि इस चैप्टर में जो 10वीं कक्षा का चैप्टर 1 है, इस पूरे
चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में हम लोगों को किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, तो चलिए अब उस पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या इसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। इस मेथड से हमें HCF निकालना सिखाया गया है। इस मेथड का उपयोग करके हम लोग HCF निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम HCF यानी कि मस और LCM यानी कि लस ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करना है, जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करना है। और इसी तरीके से और भी अपरिमेय संख्याओं को हमें प्रूफ करना है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल ऐसे ही पढ़ रहे थे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। तो आगे देखिए, इसमें हमको √2, √3, √5, 6 + √2, 3 + 2 √5 इत्यादि जो है प्रूफ करके दिखाना है। उसके अलावा हमें शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में भी पढ़ना है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना भाग दिए ये पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या जो है वो शांत है और कौन सी अशांत है, कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है, और किसका दशमलव प्रसार जो है क्या आने वाला है। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आज इस वीडियो में इतना ही। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास था। अगला जो चैप्टर है 1.1 और साथ ही साथ उदाहरण, ये सारे जो सवाल है और चैप्टर है मैं अलग अलग वीडियो में कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।